नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि आईपीएम गीडा गोरखपुर दिनांक 10 नवंबर 2024 के आईपीएम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के प्रांगण में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन के 3 दिवसीय दिनांक 9 से 11 नवंबर 2024 तक 20वें वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र के अमृतकाल में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बिजनेस मैनेजमेंट को समावेश करते हुए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करना है। द्वितीय दिवस 10 नवंबर 2024 के टेक्निकल व्याख्यान पर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकनीकी सत्र समय श्री प्रशांत चतुर्वेदी, मिस प्रिया चतुर्वेदी एवं श्री कृष्ण जायसवाल की देखरेख में कॉन्फ्रेंस थीम भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन व सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियों को जनसांख्यिकीय गतिशीलता को समझना विषय पर 25 शोध पत्र, कृषि विकास, ग्रामीण गरीबी और सतत विकास, भारतीय ब्रह्म क्षेत्र में सुधार और चुनौतियों विषय पर 25 शोध पत्र, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में पर्यटन के अवसर को तलाशना एवं चुनौतियों पर काबू पाना विषय पर शोध पत्र, जलवायु परिवर्तन व पर्यावरणीय गिरावट जैसे वैश्विक चुनौतियों आदि हैं जिस पर चर्चा की जाएगी विषय पर 25 शोध पत्र, जिससे पूर्वांचल के विद्यार्थियों में भी शिक्षा व देश की अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूकता व बौद्धिक स्तर में विकास होगा। विषय पर 25 शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों द्वारा उनके शोध पत्र प्रस्तुत किए गए एवं पैनल डिस्कशन के द्वारा गहन चर्चा सत्र का आयोजन भी किया गया। इस सम्मेलन में जेएनयू नई दिल्ली, बीएचयू वाराणसी, आईआईटी रुड़की, सीएमआर यूनिवर्सिटी बेंगलोर, हरि सिंह गौरव यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, दून यूनिवर्सिटी देहरादून, कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल, बीबीयू पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, जयपुरिया इंस्टीट्यूट नोएडा, डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, लखनऊ विश्वविद्यालय रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रयागराज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, एमटी यूनिवर्सिटी लखनऊ, गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड जैसे विभिन्न नामी विश्वविद्यालय के साथ साथ भारत एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयज इकोनॉमिक रिसर्च नई दिल्ली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नई दिल्ली जैसे देश भर के प्रमुख एकेडमिक और व्यावसायिक संसाधनों के पेशेवर, विशेषज्ञ, नीति निर्माता एवं उद्योग जगत के प्रमुख लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती निशा पांडे, मिस प्रिया चतुर्वेदी एवं मिस श्रुति श्रीवास्तव की देखरेख में किया गया, जिसमें संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मंच संचालन संस्था की श्रीमती सरिता माथुर द्वारा किया गया। संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सभी सम्मानित अतिथियों, विद्वानों व शिक्षाविदों और का हार्दिक स्वागत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हमारे यहां पधार कर हमारा मान बढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के विचार व सुझाव हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जो सबसे पहले बोलेंगे, क्योंकि सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोग 7 से 8 मिनट में बोल पाए तो इनकी वक्तृत्व कला आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तैयारी की है डेढ़ घंटे बोलने की। 90 मिनट की चीज को यह 7 मिनट में कैसे आपके सामने बोलते हैं, ये आपकी एक अच्छी सीख होगी। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी, सीसीएस मेरठ। मंच पर आसीन मित्तल साहब, बाकी सभी विद्वानगण, मेरे सम्मुख बैठे प्रोफेसर आई डी गुप्ता जी, यशवी त्यागी जी और सम्मानित प्रोफेसर गण, प्यारे विद्यार्थी। अभी मनमोहन कृष्णा जी ने चैलेंज दिया है कि आप लोगों ने 1 घंटा 1.5 घंटा तैयारी की है, के लिए तैयारी की है, और 7 मिनट में या 9 मिनट में कैसे इसको पूरा करें। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको कोशिश की जाती है कि समराइज करके आपके सामने रख सके, और यूपी यूए का ये मंच साल में एक बार हम लोगों को मिलता है। उसमें 8-9 मिनट मिलते हैं। अब ये दक्षता, कुशलता, जो भी इसे कहें, कि कैसे हम अपनी बात कन्वे कर सकें और आपसे कनेक्ट हो सकें है।
ओवरऑल ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करें तो जहां आप इंडस्ट्री 4.0, 5.0, कई जगह 6.0 की भी बात करते हैं, आज इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तब भी हम 6.0 की बात करने लगे। साफ कंसर्न है इंडस्ट्री विद प्रॉपर AI टेक्निक्स एंड टूल्स। इंडस्ट्री विद प्रॉपर AI टेक्निक्स एंड टूल्स की जब बात करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री की, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड, कल यशवी त्यागी जी का लेक्चर हमने सुना, काफी चीजों से मुझे जानकारी बढ़ी। अराउंड 6-7% के आसपास टोटल कंट्रीब्यूट करता है यूपी की जीडीपी में, इसके आसपास ही कंट्रीब्यूट करता है उत्तराखंड की जीडीपी में। ओवरऑल कंट्री की जीडीपी की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जितना कंट्रीब्यूशन है, लगभग उतना ही कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी है। इशू केवल विजिटर के नंबर बढ़ने का नहीं है। जहां हम सर्विस सेक्टर में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, इंडस्ट्री अगर टूरिज्म है तो यहां क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो, इन केस इफ वी आर डीलिंग विद द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, तो जो सेक्ट पैटर्न है, चाहे पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करें, मेडिकल टूरिज्म की बात करें, बिजनेस टूरिज्म की बात करें, या फिर हम एंटरटेनमेंट टूरिज्म की बात करें, और आजकल अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे डेस्टिनेशन वेडिंग तरीके के टूरिज्म की बात करें, तो ये जो टूरिज्म सेक्टर अपने आप में फर्निश हो रहा है, नो डाउट अगर हम बात करते हैं केवल उत्तराखंड की, तो एक बड़ी पल्स को ये प्रेस करता है। इकोनॉमी की बात करें, उत्तराखंड इकोनॉमी की, दैट हैज टू बी फेस्ड बाय द फ्यूचर जनरेशंस। सुबह पीछे घोष साहब का लेक्चर में सुना, दैट इज स्पेशली ड्यू टू टूरिज्म इंडस्ट्री। मैं एसके लाल साहब इनके बैठे हैं। उत्तराखंड इकोनॉमी की रिपोर्ट ही बोलती है कि लगभग 7 गुना पेड़ कट चुके हैं और चारधाम यात्रा हाईवे का काम अभी चल रहा है, तैयार होने का, काफी हद तक तैयार हो गया, चल रहा है। तो कॉस्ट लेट लतीफी कम हो गई है। हम भी अपने लेक्चर को 12 से 10, 10 से 9 और 8 में ला सकते हैं। थैंक यू। अतुल गोयल जी, अब आपको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताएं। देश के सामने चैलेंज है, वैसे वक्ता के सामने आज चैलेंज है कि अपनी बात कैसे रखे। पीपीटी मत दिखाना, क्योंकि 8 मिनट में पीपीटी पर बात करना मुश्किल है। मैं बहुत डिटेल में भी बात नहीं करूँगा, मैं बहुत संक्षिप्त और कुछ सवाल आपके बीच छोड़ना चाहता हूँ जिस पर आप री थिंकिंग करें, क्योंकि इतना समय नहीं है कि उस पर डिटेल हम बात करें। जो ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है और पूरे देश में ये चल रहा है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी, यूपी 1 ट्रिलियन इकॉनमी, विकसित भारत एट रेट 2047, हम इस पर गहनता से विचार करें। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि क्या डेवलपमेंट का मतलब साइज ऑफ इकॉनमी है, क्या इसके अलावा कुछ और है? क्या इकोनॉमी के साइज को हम बढ़ा लेंगे, डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन को हम छोड़ देंगे? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, सेल्फ स्टीम, लाइफ सस्टेनेंस, जो बेसिक नीड्स पर डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। दूसरा लाइफ सस्टेनेंस, जो आत्मसम्मान है, जो इनइक्वालिटी से जुड़ा हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो फ्रीडम ऑफ लाइफ, जो सोशल सेक्टर के जो बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिससे लैस होना चाहिए हर व्यक्ति, हम उसको कहीं कहीं छोड़ रहे हैं। हम साइज ऑफ इकॉनमी की बात कर रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, यूपी की 1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं,
लेकिन वह विकसित भारत क्या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई खाका देता है? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, लोगों की फ्रीडम कैसे बनेगी, इस पर चर्चा हम करते हैं। कोई क्या इस तरह का रोड मैप हमारे पास है? क्या इस तरह का कोई इकोनॉमिक मॉडल हमारे पास है? हम एकेडमिशियन के पास है? ये विषय हम सभी के लिए विषय, हम सिर्फ शाही जाति कानून की बात ना करें। तो बताए जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या विकसित भारत या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या जितनी भी सब बातें हो रही हैं, ये आखिर हो क्यों रही है? इसलिए हो रही है कि हमको ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि आपका ये मार्ग है। मैं आपको अपनी छोटी सी बात बताता हूं कि जब मैं बीए पार्ट 1 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता था कि लिखा जाता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। मेरी समझ में कभी नहीं आया कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। बाद में समझ में आया कि हमको बंकिम चटर्जी या प्रेमचंद बड़े लेखक इसलिए हैं क्योंकि उनको किसी सर ने, किसी नाइट ने बताया कि बड़े लेखक हैं। हम भारतीय हमेशा एक बात चाहते हैं कि हमारी तारीफ जब कोई बाहर वाला कर दे और उसी को हम अपनी तारीफ मानने की शुरुआत कर देते हैं। जितनी भी बातें हम बना रहे हैं, जितनी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, जितनी योजनाएं बना रहे हैं, ये हम अपनी नहीं बना रहे, ये हमको बाहर से परोस दी गई है। अभी बताया गया कि IMF बताता है कि तुम्हारी ग्रोथ 6% है। हमको बताया गया कि IBRD बताता है कि आपको ऐसे करना चाहिए तब आप आगे बढ़ेंगे। मैं अशोक जी से इसीलिए सहमत हूं कि आप समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको किस तरफ ले जाना चाहता हूं। इस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था है इतनी परिवर्तनशील है, इतनी ज्यादा चेंजिंग है कि आपको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कोई स्ट्रेटजी एक महीने के लिए बनती है, दूसरे महीने वो गायब हो जाती है, उसका पता भी नहीं चलता वो गई कहां। अगर मैं आपको केवल याद दिलाऊं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4 सालों में 570 योजनाएं बनाई हैं। अगर आप पढ़ लेंगे तो शायद UPPCS के पर्चे में पास हो जाएंगे। आपको मैं ये बताऊं कि भारत सरकार में हर रोज कोई 2 नई योजनाएं बनती हैं और फिर वो योजनाएं कहां चली जाती हैं हमको आज तक समझ में नहीं आता। कारण क्या है? इतना परिवर्तनशील समाज है कि हम अभी तक किसी मानसिकता से उबर ही नहीं पाए। हमें बताया जाता है कि आपकी जनसंख्या इतनी अधिक है, सारी समस्याएं इसके कारण हैं और हम आगे की समस्याएं नहीं समझ पा रहे हैं। विश्वास मानिए भारत की फर्टिलिटी रेट 2% से कम हो गया है, कम हो गया है। 2% को कहते हैं रिवाइवल रेट, मानिए अगर 2% रहे तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अभी स्थिर होने में 5-10 साल का समय लगेगा। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, मालूम है आपको क्या करना पड़ा उन्हें? आज उन्हें 2 चाइल्ड पॉलिसी और ज्यादा अच्छी चीजें देनी पड़ी। पूरा यूरोप जो कहता है जनसंख्या हमारी कम हो रही है, वो अपने यहां 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माओं को वीर माता का पुरस्कार देते हैं और लाखों रुपए इनाम देते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? सोचने की बातें हैं। अगर हमारी जनसंख्या इसी तरह घटती रही तो आगे क्या होगा? मैं सोशल सेक्टर की बात कर रहा हूं। अभी थोड़े दिनों पहले एक स्टालिन साहब हैं तमिलनाडु के, उन्होंने एक भाषण दिया कि मैं अपनी यहाँ की महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा